Hello friends, welcome to Study Addicted Academy. My name is Umesh. So this is a lecture series of Himachal Pradesh Economic Survey 2020-21 और इसमें हम एक जो है कंप्लीट एनालिसिस जो है इकोनॉमिक सर्वे का देखेंगे एंड दिस इज अ पार्ट 7. आई मेक अ पार्डन, इसको मैं ठीक है ना भूल गया. दिस इज अ पार्ट 7 और इसमें हम चैप्टर 7 जो रहता है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड लाइट सर्विसेज से रिलेटेड जो सेक्टर जो रहता है उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे. और मैं आपको बता दूं मेंस का जो जीएस पेपर जो 3 है उसमें आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और लाइट सर्विसेज जो सिलेबस में मिलेंगी. फार्मर्स की प्रमोशन के लिए, उनकी इनकम इन्हेंसमेंट के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम, कौन कौन सी स्कीमें जो चलाई गई हैं वो जो है सारी सारी जो सिलेबस में रहती है. तो इस चैप्टर को जो है आप जो है काफी अटेंटिव होकर सुनिएगा और आप इसके जो नोट्स भी बना सकते हैं. और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज फॉर HPPSC, HPS, नायब तहसीलदार, लैंड सर्विस और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन. आप यह इससे जो है प्रीलियम्स एज वेल एज मीन्स में जो है क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और प्रीलियम्स एज वेल मीन्स से जो है चैप्टर जो है काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है. अगर सो फार आपने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. स्टडी एडिक्ट अकेडमी करके हमारा चैनल जो यूट्यूब पे रहता है. और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आपको मिल सके. तो चैप्टर 7 एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड लैंड सर्विसेज और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हम डायरेक्टली जो इकोनॉमिक सर्विस जो डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे. देखिए जो एग्रीकल्चर जो रहता है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो मेन जो व्यवसाय है हिमाचल प्रदेश के लोगों का, ये जो एग्रीकल्चर में जो है देखने को मिलता है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस, बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान ये जो है राज्य की अर्थव्यवस्था में जो है रखता है. हिमाचल प्रदेश जो है एकमात्र एक ऐसा राज्य है हमारी कंट्री का जिसकी 89.96%, 90% आप समझते हैं, 89.96% जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है. और ये इट इज अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 2011. और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो देखिए डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट जो है डायरेक्टली जो रोजगारी प्रोवाइड करता है अप टू 70% ऑफ द टोटल वर्कर्स ऑफ द स्टेट. और स्टेट जीडीपी की बात करें तो अप टू 10 to 13% या 30.62% के आसपास जो है इसकी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की जो है कंट्रीब्यूशन जो है स्टेट जीडीपी में रहती है. और टोटल जियोग्राफिक एरिया जो स्टेट का बात करें 55.67 लाख हेक्टेयर, उसमें से जो सिर्फ और सिर्फ जो 9.44 लाख हेक्टेयर जो है ऑपरेटेड होता है, उसमें खेत बनाया गया, उसमें अनाज बीजा जाता है. और इसको जो है 9.97 लाख फार्मर्स के द्वारा जो है इस लैंड को जो है बीजा जाता है. विद एन एवरेज जो होल्डिंग साइज जो रहती है हमारी स्टेट में 0.95 हेक्टेयर. तो हमारी जो स्टेट है इसमें एवरेज जो लैंड होल्डिंग है, एवरेज जो हर एक जो लोगों के पास जो भूमि है, इट इज 0.95 हेक्टेयर. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स जो रहती है अकॉर्डिंग 15-16 एग्रीकल्चर सेंसस की अगर बात करें तो 88.96% जो टोटल जो लैंड होल्डिंग्स है वो जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के द्वारा जो है होल्ड की जाती है. 1 to 2 हेक्टेयर, सॉरी 0 to 2 हेक्टेयर जिनके पास भूमि है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में आ जाते हैं. मार्जिनल रहेंगे 0 to 1 हेक्टेयर वाले और स्मॉल रहेंगे 1 to 2 हेक्टेयर वाले. तो इनके पास जो 88.96% हमारे ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान हैं जिनके पास जो है 0 to 2 हेक्टेयर के बीच में जो भूमि जो देखने को मिलती है. और अबाउट 10.84% जो होल्डिंग्स है ये सेमी मीडियम और मीडियम के द्वारा होल्ड की जाती है. सेमी मीडियम और मीडियम आ जाएंगे आपके 2 to 10 हेक्टेयर के बीच में. और फिर 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जो लार्ज फार्मर्स उसको रखा जाता है तो 0.30% जो है लार्ज फार्मर्स के पास जो है लैंड होल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट टेबल आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आप जो है उम्मीद रख सकते हैं. तो देखिए टोटल जो ऑपरेशनल जो लैंड होल्डिंग्स है हमारी कंट्री में ये है 9.44 लाख हेक्टेयर. और टोटल जो किसान है जिनके पास ये लैंड होल्डिंग्स है ये 9.97 लाख जो फार्मर्स हैं. और एवरेज जो लैंड होल्डिंग्स है 0.95 हेक्टेयर. अब अगर हम देखिए मार्जिनल फार्मर्स की अगर बात करें तो जिनके पास जो लैंड होल्डिंग्स है, जो भूमि है बिलो 1 हेक्टेयर, उनको मार्जिनल फार्मर्स हम बोल देंगे. और टोटल नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स जो मार्जिनल फार्मर्स के पास है 7.12 लाख हेक्टेयर. और टोटल ऑपरेशनल जो लैंड होल्डिंग्स है 9.97 लाख, उसमें से 7.12 लाख जो मार्जिनल फार्मर्स के पास है. और ये 71.41% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैंड होल्डिंग्स जो आपको मार्जिनल फार्मर्स के पास देखने को मिलेगी. और एरिया जो रहेगा मार्जिनल फार्मर्स के पास जो 2.86 लाख हेक्टेयर, जो कि 30.30% जो रहता है टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स का रहेगा. और एवरेज जो लैंड होल्डिंग्स है मार्जिनल फार्मर्स के पास 0.40 हेक्टेयर. अब स्मॉल फार्मर्स की बात करें तो स्मॉल फार्मर रहेंगे जिनके पास भूमि जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है. और इनके द्वारा जो 1.74 लाख जो ऑपरेशनल जो लैंड होल्ड की जाती है. और 17.45% जो टोटल जो लैंड होल्डिंग्स है ये स्मॉल फार्मर्स के पास है. और इसमें 2.42 लाख हेक्टेयर जो इनके पास जो टोटल एरिया जो रहता है ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स का इनके पास है. और 25.63% टोटल एरिया जो रहेगा ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स का इनके पास है. और 1.39 जो है पर जो है एवरेज साइज जो है इसमें लैंड होल्डर्स के पास रहेगा. सेमी मीडियम फार्मर्स आएंगे 2 to 4 हेक्टेयर के बीच में. और सेमी मीडियम फार्मर्स में अगर हम बात करें तो इनके पास टोटल नंबर ये 0.82 लाख ये जो है फार्मर्स हैं. और 8.23 जो परसेंट जो रहती है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स, ये इनके पास हमें जो देखने को
मिलेंगी। तो टोटल जो फार्मर है उसमें से 0.82% सॉरी 0.82 लाख या 8.23% फार्मर्स आपको जो है सेमी मीडियम फार्मर्स देखने को मिलेंगे, जिनके पास जो है 2.23 लाख हेक्टेयर लैंड है, जो कि 23.62% टोटल जो एरिया जो रहता है लैंड का अंडर द टोटल ऑपरेशन लैंड इनके पास रहेगा, और 2.72 इनके पास जो है एवरेज जो लैंड हमें देखने को मिलती है। फिर आते हैं मीडियम फार्मर्स, ये रहेंगे 4 to 10 हेक्टेयर जिनके पास जमीन रहेगी, उनको मीडियम फार्मर्स बोलते हैं। तो फार्मर्स टोटल नंबर जो इन फार्मर्स का 0.26 लाख एंड 2.61% किसान हमारे प्रदेश में ऐसे हैं जो कि मीडियम है, और इनके पास जो टोटल जो एरिया है भूमि है इट इज 1.46 लाख हेक्टेयर, और एवरेज जो लैंड होल्डिंग्स है इनके पास 5.62 हेक्टेयर। और सबसे जो ज्यादा जो लैंड होता है वो लार्ज फार्मर के पास होता है, अब 10 हेक्टेयर, इनको हम लार्ज बोलते हैं। और सबसे कम फार्मर्स आपको लार्ज फार्मर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, ओनली 0.03% जो फार्मर है, 0.30% जो फार्मर्स हैं, ये जो है हमारे जो है आपको जो है लार्ज फार्मर्स देखने को मिलते हैं। और इसमें भी आपने एक बात ध्यान रखनी है कि इनके पास जो है 0.47 लाख हेक्टेयर लैंड पूरा रहता है, 4.98% जो टोटल जो लैंड रहता है ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स का ये इनके पास रहेगा, और एवरेज लैंड होल्डिंग्स इनके पास रहेगी 5167 हेक्टेयर। और एक बात आपको समझिए, चाहिए हमारी कंट्री में सॉरी हमारी स्टेट में प्रदेश में जो 9.97 जो लैक्स जो है फार्मर्स हैं, जिनके द्वारा 9.44 लाख हेक्टेयर जो ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स को होल्ड किया जाता है, और एवरेज जो लैंड होल्डिंग जो है हमारी स्टेट में इट इज 0.95 हेक्टेयर। अब देखिए इसके में आगे बताया जा रहा है कि 80% के आसपास जो हमारे जो स्टेट में हमारे प्रदेश में जो एरिया है, जो नेट सोन जो एरिया है, इट इज जो कल्टिवेटेड एरिया है, ये जो है रेन फेड एरिया हमें देखने को मिलता है, वर्षा के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करना हमारी स्टेट में जो है बहुत जरूरी है। इसके बाद इसमें बताया गया कि राइस जो हम चावल हो गए, व्हीट गेहूं, मैजी जो मक्की होगी, इंपॉर्टेंट कीरल्स क्रॉप जो अनाज जो रहते हैं हमारी स्टेट के रहते हैं, और ग्राउंडनट सोयाबीन और सनफ्लावर जो है खरीफ क्रॉप्स रहेंगी। रेपसीड मस्टर्ड एंड तोरिया जो है रबी सीजन में होती है। देखिए खरीफ क्रॉप्स मानसून क्रॉप्स होती हैं, ये जो जनवरी मई और जून में जो बीजी जाती हैं, और सितंबर अक्टूबर में इनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद रबी क्रॉप्स की बात करें तो विंटर में जनवरी सितंबर अक्टूबर या नवंबर में इनको बीजा जाता है, और मार्च अप्रैल मई में इनको जो हार्वेस्ट कर दिया जाता है। तो रबी में आएंगे आपके पास रेपसीड मस्टर्ड एंड तोरिया। और आजकल देखिए अगर आप अपनी फील्ड्स में अगर नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो आपको गेहूं हो गया, जो हो गए, आपको मस्टर्ड हो गया अपनी फील्ड्स में देखने को मिलेंगे। तो दीज आर रबी क्रॉप्स। तो आजकल आपको खेतों में अपने जो है रबी क्रॉप देखने को मिलेगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। उसके बाद अगर उड़द बीन मूंग राजमा की अगर बात करें तो ये खरीफ क्रॉप्स हैं हमारे स्टेट में, कंट्री में भी ऐसा ही चलता है जनरली। और ग्राम रेंटिल जो है रबी इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्रॉप्स आती है। अब देखिए एग्रो क्लाइमेटिकली हिमाचल प्रदेश को जो है 4 जोन में डिवाइड किया जा सकता है, ये मेन कंसेप्ट आ जाता है। सबसे पहला जोन रहेगा सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन एंड लो हिल्स। उसके बाद रहेगा सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड मिड हिल्स, और उसके बाद बैड टेम्परेट हाई हिल्स, और डाई टेम्परेट हाई हिल्स, और कोल्ड डेजर्ट जिसको हम एल्पाइन जोन भी बोलते हैं। आगे देखिए यूनिवर्सल में बताया गया कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं स्टेट की, वो जो काफी अच्छी रहती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक सीड पोटैटो, ऑफ सीजन वेजिटेबल एंड जिंजर। और स्टेट गवर्नमेंट जो काफी ज्यादा एम्फेसिस जो है बल दे रही है प्रोडक्शन ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, जिसमें पोटैटो, जिंजर, पल्सीज, ऑल सीड बिसाइड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स। तो जो खादी जो फसलें हैं, जो अनाज की जो फसलें होती हैं, उनको उनके साथ साथ जो है हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऑफ सीजन वेजिटेबल के ऊपर जो काफी ज्यादा जो है फोकस कर रही है। जो वाइल्ड वेजिटेबल्स हैं उनकी कल्टीवेशन के ऊपर हमारी जो स्टेट में है इसके ऊपर काफी फोकस जो है किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। टाइमली एडुकेट सप्लाई ऑफ इनपुट्स। देखिए तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि टाइमली और एडुकेट सप्लाई ऑफ इनपुट्स करती है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्टिव डिसेमिनेशन प्रचार करती है, इंप्रूव फार्म टेक्नोलॉजी का। ओल्ड वैराइटीज जो सीड्स हैं उनको न्यू वैराइटी से रिप्लेस किया जाता है, प्रमोट किया जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ब्रिंगिंग मोर एरिया अंडर एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और वाटर साइड ग्राउंड प्रोजेक्ट्स जो सेटिंग्स इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और देखिए 4 डिस्टिंक्ट सीजन जो रिस्पेक्ट टू रेनफॉल हमारी जो स्टेट है उसमें देखने को मिलता है। देखिए हमारी स्टेट में प्रॉब्लम ये है कि 80% जो टोटल जो कल्टीवेटेड या नेट सोन जो एरिया वो रेन डिपेंडेंट एरिया है। तो रेनफॉल का काफी ज्यादा जो है रोल रहता है हमारी स्टेट में क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर, चाहे वेजिटेबल्स हैं, चाहे फ्रूट्स हैं, चाहे क्रियल्स हैं, इन सब की प्रोडक्शन के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा रोल जो है रेनफॉल का रहता है। और देखिए हमारी जो स्टेट है यहाँ पर हाफ ऑफ दी जो रेनफॉल है ये बरसात के मौसम में मानसून सीजन में देखने को मिलता है। और मानसून सीजन जो है हमारी स्टेट में जून टू सितंबर चलता है, और साउथ वेस्ट मानसून जो है मेनली जो हमारी स्टेट में जो है रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है फ्रॉम जून टू सितंबर। तो देखिए रेनफॉल की अगर हम टोटल बात करें तो एवरेज रेनफॉल जो है हिमाचल प्रदेश में जो 1251 मिलीमीटर 1251 मिलीमीटर जो है हर साल जो है पड़ती है। और सबसे ज्यादा जो रेनफॉल हमें देखने को मिलती है कांगड़ा, फॉलोड बाई चंबा, सिरमौर एंड मंडी। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा जो है कांगड़ा में जो है हमारी स्टेट में एवरेजली बारिश पड़ती है, उसका चंबा, सिरमौर एंड मंडी। अब देखिए मानसून सीजन 2020 की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम बात करें मानसून सीजन की जून टू सितंबर जो मानसून जो सीजन था उसमें अगर वर्षा की बात करें जून टू सितंबर 2020 की, तो रेनफॉल जो है नॉर्मल थी कुल्लू, बिलासपुर और ऊना में। तो सिर्फ और सिर्फ कुल्लू, बिलासपुर और ऊना को छोड़ के बाकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, चाहे चंबा है, कांगड़ा है, हमीरपुर है, किन्नौर है, मंडी है, शिमला है, सिरमौर है, सोलन है, और
स्कैंटी बहुत कम जो है लाहौल स्पीति में पड़ी। सिर्फ और सिर्फ कुल्लू बिलासपुर ऊना को छोड़ के जो है जो मॉनसून सीजन था 2020 का फ्रॉम जून टू सितंबर 2020 ये जो है डेफिशिएंट रहा। कुल्लू बिलासपुर ऊना में नॉर्मल रही। और हिमाचल प्रदेश में एज अ होल अगर हम जो है मॉनसून सीजन की अगर बात करें तो 26% बिलो द एनुअल जो नॉर्मल जो रेनफॉल होती है उससे कम पड़ी, यानी कि -26% जो है वर्षा जो हमें जो है जो मॉनसून सीजन था 2020 का फ्रॉम जून टू सितंबर 2020 उसमें हिमाचल प्रदेश में जो देखने को मिली। अब ये जो चीजें हैं ये क्रिस्टल क्लियर की गई हैं इस टेबल में। तो इसमें देखिए मॉनसून सीजन रेनफॉल जो थी जून टू सितंबर 2020 इसमें बताया गया। तो देखिए जो हमारा मॉनसून सीजन था 2020 का उसमें देखिए सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है अगेन हमने नोटिस की कांगड़ा में 1219 मिलीमीटर। लेकिन एवरेज जो रेनफॉल पड़ती थी मॉनसून सीजन में कांगड़ा में इट इज 1596 मिलीमीटर, यानी कि -37 मिलीमीटर का जो डेफिसिट अगर हमें रेनफॉल में देखने को मिला मॉनसून सीजन में। और -24% जो है कांगड़ा में जो है रेनफॉल जो है हमें जो है देखने को मिली। और देखिए किन्नौर में जो है इसके बाद देखिए अगर हम बात करें तो -55% जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे कम जो रेनफॉल है वो हमें जो है देखने को मिली मॉनसून सीजन में 477, यानी कि जो टोटल जो एवरेज जो रेनफॉल जो होती थी उससे सबसे कम सबसे ज्यादा रिकावट जो गिरावट जो हमें देखने को मिली चंबा में -55% की। उसके बाद अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में तो बहुत ही कम हुई और सबसे कम रेनफॉल -73% की जो है गिरावट जो हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिली। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मानसून जो सीजन था जून टू सितंबर 2020 का 2020 का जो मानसून सीजन था उसमें सबसे कम बारिश जो है किस डिस्ट्रिक्ट में जो है हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति में सबसे कम हुई -73% से सबसे कम ये हुई। और देखिए दो जो है यहाँ पर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट नजर आ रही होगी जिन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ रेट इसमें जो शोन की इसमें 9% से ज्यादा जो है रेनफॉल जो है बिलासपुर ने देखी और कुल्लू ने 5% ज्यादा जो है रेनफॉल जो है मानसून मौसम जो है नोटिस की। तो सबसे ज्यादा जो रेनफॉल जो इंक्रीज रेनफॉल में जो नोटिस किया ये बिलासपुर ने किया। और सबसे ज्यादा मिलीमीटर में अगर बात करें सबसे ज्यादा रेनफॉल है वो कांगड़ा में हमें देखने को मिली। और परसेंटेज जो सबसे ज्यादा गिरावट जो लाहौल स्पीति है सबसे कम जो 106 मिलीमीटर जो है हमें लाहौल स्पीति में जो रेनफॉल देखने को मिली। और -73% कम मतलब 73% जो कम यहाँ पर जो है रेनफॉल जो मानसून सीजन में हुई। और सबसे ज्यादा इंक्रीज अगर रेनफॉल में देखें तो बिलासपुर में रहा, एवरेज 874 रहती थी 957 मिलीमीटर पड़ी। और ऐसे अगर बाई वॉल्यूम अगर बात करें तो 1219 मिलीमीटर कांगड़ा में सबसे ज्यादा रही। तो इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना के आपको ये पूछा जाएगा भी किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गिरावट जो है रेनफॉल की नोटिस की गई मानसून सीजन में। तो लाहौल स्पीति में नोटिस की गई। उसके बाद आपको सिंपली बोला जाएगा कि बाई वॉल्यूम या इन मिलीमीटर सबसे ज्यादा जो रेनफॉल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्व की गई 2020 में मानसून सीजन में, तो वो कांगड़ा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा इंक्रीज जो है मानसून रेनफॉल को देखा गया तो इट इज बिलासपुर। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और ओवरऑल पूरे हिमाचल का जो एवरेज जो रहता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो -26% जो है यानी कि 26% कम हमें जो है मानसून सीजन में जो है वर्षा जो है देखने को मिली हिमाचल प्रदेश में। और 567 मिलीमीटर एवरेजली जो है हिमाचल प्रदेश ने जो है रेनफॉल रिसीव की मानसून सीजन 2020 में। और एवरेज जो हर साल हम नोटिस करते थे 764 मिलीमीटर। तो -196 मिलीमीटर का जो है डेफिसिट हमें जो देखने को मिला। इस बार देखिए अदर सीजन अक्टूबर टू दिसंबर 2020 में किस तरह की रेनफॉल उसका एक डाटा यहाँ पर बताया गया। उसमें अगेन हिमाचल प्रदेश में -15% की जो है गिरावट हमें देखने को मिली फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जनरली मानसून से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी इस टेबल का आप देख लीजिए एवरेज जो है 78 मिलीमीटर जो है अक्टूबर टू दिसंबर हिमाचल प्रदेश में जो है सॉरी एवरेज 92 मिलीमीटर ऑब्जर्व होती थी। अगर 78 मिलीमीटर हुई -14% का जो है ये घाटा जो हमें जो देखने को मिलता है। और परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गिरावट इसमें जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में -28% की मुझे देखने को मिली। और लाहौल स्पीति में ये -16% है। और सबसे कम अगेन यहाँ पर जो है सबसे कम अगर हम देखें तो मीरपुर में 52 मिलीमीटर और कम रही है -25% से। और कुल्लू में ओवर द ईयर जो काफी ज्यादा रेनफॉल हुई 36% ज्यादा जो है अक्टूबर टू दिसंबर जो है रेनफॉल हमें देखने को मिली 121 मिलीमीटर। और सबसे ज्यादा रेनफॉल भी जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ी 2020 में फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अब देखिए डिफाइन करने का क्राइटेरिया होता है नॉर्मल रेनफॉल अगर बोल देते हैं अगर -19 टू +19% तक अगर -19 है या +19 है यानी कि 19% से ज्यादा है या कम है तो उसको हम नॉर्मल बोल देते हैं। एक्सेस होती है अगर 20% से ज्यादा पड़े तो उसको हम एक्सेस बोलेंगे। और -20 टू -59 बोले तो डेफिशिएंट। तो डेफिशिएंट रेनफॉल जो हमें जो है देखने को मिली मानसून में। और अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेनफॉल होगा, आप हिमाचल की बात कर सकते हैं अक्टूबर दिसंबर देखने को मिली। और स्केंटी तब बोलते हैं जब -60 टू 99% होता है। तो लाहौल स्पीति में देखिए स्केंटी रेनफॉल जो है मुझे देखने को मिलती है क्योंकि लाहौल स्पीति में -73% तक जो गिरावट जो देखी गई उसको हम जो स्केंटी कैटेगरी में रख देते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें बात की गई क्रॉप परफॉर्मेंस इन 1920। तो देखिए इसमें बात की गई जो अर्थव्यवस्था हिमाचल की जो लाली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर। और इसमें किसी भी फ्लक्चुएशन अगर फूड ग्रेन्स में हो तो पूरी पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। देखिए क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो ईयर 1920 जो थी
वो एक एवरेज ईयर थी। एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो इसमें जो 15.94 लाख मीट्रिक टन हमें देखने को मिला अगेंस्ट द फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ 16.92 लाख मीट्रिक टन इन द ईयर 1819। और प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो जो है 1920 में हम देखने को मिली 1.97 लाख मीट्रिक टन एज अगेंस्ट 1.87 लाख मीट्रिक टन इन 1819। और प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो 1920 में इट इज 18.61 लाख मीट्रिक टन एज कम्पेयर टू 17.22 लाख मीट्रिक टन इन 1819। क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स अगर 2020-21 की बात करें तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है टारगेट रहता है 2020-21 में 16.74 लाख मीट्रिक टन। और देखिए इसमें बताया गया कि जो खरीफ जो क्रॉप्स प्रोडक्शन है मेनली डिपेंड करती है ऑन द बिहेवियर ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। और 80% जो टोटल जो कल्टिवेटेड एरिया हिमाचल प्रदेश में ये रेनफेड है। और सोइंग ऑफ खरीफ क्रॉप जो स्टार्ट होती है एट द एंड ऑफ अप्रैल और गोज होती है टू मिड जून। मेज एंड पैडी जो है इंपॉर्टेंट जो है खरीफ क्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ अदर मेजर क्रॉप जैसे रागी, मिलेट्स और पल्सिस होगी। और एरिया ऑफ 384.26 थाउजेंड हेक्टेयर जो शोन हुआ था अंडर द डिफरेंट खरीफ क्रॉप्स ड्यूरिंग दिस सीजन। और इसमें 20% जो है एरिया जो है अप्रैल टू मई में जो है बीज दिया गया था और जून और जुलाई में रिमेनिंग जो कि पीक खरीफ जो है सीजन रहता है। उसके बाद देखिए इसमें बताया गया कि गुड मानसून के कारण 2019 में जो प्रोडक्शन टारगेट रखा गया था वो रखा गया था 9.17 लाख मीट्रिक टन फॉर खरीफ और 8.93 लाख मीट्रिक टन फॉर 8.93 लाख मीट्रिक टन अचीव किया गया था। और रबी के लिए 1920 देखिए 1920 में अगर बात करें तो 33% एक्सेस रेनफॉल जो रबी सीजन में देखने को मिली। तो इसमें अक्टूबर दिसंबर 2019 में जो टोटल प्रोडक्शन जो 7.53 लाख जो है मीट्रिक टन जो है अचीव ये टारगेट जो किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि लिमिटेड स्कोप है। आप देखिए जितना जो एरिया अंडर कल्टीवेशन ला सकते थे वो हम ला चुके हैं। अब काफी कम स्कोप है कि ज्यादा एरिया कल्टीवेशन में आ सकता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो सॉल्यूशन है वो ये रहती है कि पर जो हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो जो है इंक्रीज की जानी चाहिए। और डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए टुवार्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप्स जिसमें वेजिटेबल वाइल्ड वेजिटेबल्स हो गए या मशरूम्स कल्टीवेशन हो गई या अदर जो चीज़ें होती हैं। इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन डेवलपमेंट जो प्रमोशन जो प्रोजेक्ट जो रहता है ये JICA जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी रहती है जापान के द्वारा ये फंडेड रहता है। और देखिए देखिए इसमें बताया गया है कि टुवार्ड्स कमर्शियल क्रॉप्स की इंक्रीजिंग शिफ्टिंग के दौरान जो है एरिया जो रहता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंडर वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ है। देखिए 1997-98 में जो है 3.8 थाउजेंड हेक्टेयर जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंडर था। अब 1920 में ये जो है 735.04 थाउजेंड हेक्टेयर हो गया है क्योंकि अब जो है लोग जो कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ नकदी फसलों की तरफ जैसे पोटैटो हो गए या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ जो है ज्यादा जा रहे हैं। और देखिए टेबल ये जरूर हमें देखनी चाहिए। इसमें देखिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात की। देखिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है जैसे राइस हो गई, दालें हो गई, व्हीट हो गई, मैजी होगी, दीज आर फूड ग्रेन प्रोडक्शन जिनको हम जनरली खाते हैं वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन होती है। तो देखिए राइस, माजी, रागी, मिलेट्स, व्हीट, बार्ली, ग्राम, पल्सिस फूड ग्रेन्स। और कमर्शियल क्रॉप्स पोटैटो, वेजिटेबल्स और जिंजर की इसमें देखिए बात की गई है। तो देखिए टेबल में अगर बात करें तो दिस इज 1718, दिस इज 1819, दिस इज 1920 और 2020 21। हम जनरली कंसर्न यहाँ पर में रहेंगे हम 1920 2021 में। तो देखिए राइस की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 141.37 जो लैक्स जो मीट्रिक टन ये थी आपके 1780 में। 1920 में होगी 143.6 लाख मीट्रिक टन। 1890 में थी 146.68 मीट्रिक टन। तो 1819 से 1920 और फिर 2020-21 में ये थोड़ी डिक्रीज हुई है और 2021 में 35.20 लाख मीट्रिक टन देखने को मिलती है मीट्रिक टन सॉरी देखने को मिलती है मीट्रिक टन। अब हम फूड ग्रेन्स की अगर हम टोटल हम बात करें इसमें तो 1581.42 मीट्रिक टन थी। ये 1819 में 1692.44 मीट्रिक टन होगी और 1920 में 1594.23 मीट्रिक टन और अगेन 2021 में 1674.72 मीट्रिक टन। पोटैटो की बात करें तो 1920 में 96.7 मीट्रिक टन और 196.30 मीट्रिक टन इन 2021। वेजिटेबल्स की बात करें तो 1060.67 मीट्रिक टन ये होगी 1658.00 मीट्रिक टन इन 2020-21। और जिंजर की अगर बात करें मशरूम सबसे ज्यादा जो है देखिए आपके सबसे ज्यादा जिंजर जो ओवरऑल जो है जिंजर सबसे ज्यादा जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है फॉलोड बाय सोलन। तो 34.40 मीट्रिक टन हमें देखने को मिला। अब देखिए फूड ग्रेन्स एरिया एंड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन पर हेक्टेयर की बात करें तो 1920 में 735.04 जो हेक्टेयर है लाख हेक्टेयर जो हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए 7 लाख हेक्टेयर के आसपास जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में एरिया जो देखने को मिला 7.35 लाख हेक्टेयर, 3 जीरो आप ऐड कर देंगे। और जो प्रोडक्शन में देखने को मिली हमें 1594.23 15.94 मीट्रिक टन लाख मीट्रिक टन हमें देखने को मिली फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 1920 और 2.17 जो है मीट्रिक टन जो है पर हेक्टेयर हमें जो देखने को मिली
उसका 2021 का अगर हम टारगेट देखें तो इट इज 7.63 लाख हेक्टेयर में फूड ग्रेन प्रोडक्शन उगाने का ये टारगेट है, जिसमें 16.74 लाख मीट्रिक टन जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट है, जिसमें 2.19 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर ये जो टारगेट रखा गया है। हाई यील्डिंग वेराइटिंग प्रोग्राम्स अगर हम हिमाचल प्रदेश का देखें तो हिमाचल प्रदेश में जो है पर हेक्टेयर जो है क्रॉप प्रोडक्टिविटी या फूड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो है फूड ग्रेन्स की एम्फेसिस जो लीडिंग किया जा रहा है, जिसमें हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो फार्मर्स को दिए जाते हैं, जिसमें मैजी जो हमारी मक्की होती है, पैडी जिसको धान हम बोलते हैं, और व्हीट की प्रोडक्शन को इसमें इंक्रीज किया जाता है। और देखिए आपको ये बताना चाहिए कि 20 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो आपको जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, जहां पर जो है फाउंडेशन सीड जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिजिटल फार्मर्स। इसके साथ साथ जो है 3 वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, 12 पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, और 1 जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन आपको जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और देखिए एरिया प्रोटेक्ट हाई यील्डिंग वैराइटीज अगर हम देखें तो 1920 में हाई यील्डिंग वैराइटीज में जो है मक्की के अंदर 2.05 लाख हेक्टेयर्स, पैडी के अंदर जो है 62,000 हेक्टेयर, और इसके बाद अगर हम देखें तो इट इज 3.3 लाख हेक्टेयर्स व्हीट के अंडर, और सेम टारगेट जो 2021 में जो रखा गया है। अब नेक्स्ट आता है प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम। अब देखिए सरकार के द्वारा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी गई, हाई यील्डिंग वैराइटीज क्रॉप्स सॉरी सीड्स प्रोवाइड करा दिए गए। उसके साथ साथ जो है जितने भी जो मशीन्स हैं, मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर का किया गया, मशीन्स के ऊपर सब्सिडी दी गई। अब जब पौधा जो लग गया तो उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए भी जो मेजर उठाना पड़ेंगे, ताकि एक हेल्दी जो पौधा रहे, प्लांट रहे, और अच्छी वो फसल जो है फिर दे। तो इसमें देखिए बात की गई टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, अडॉप्शन ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन मेजर जो है पैरामाउंट इंपॉर्टेंस में रखी गई है। इस सीजन में जो है कैंपेन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टू फाइट मीनस जो खतरा जो रहता है क्रॉप डिजीज का, इंसेक्ट्स और पेस्ट डिजीज का। SC ST और जो फार्मर्स रहते हैं बैकवर्ड एरियाज के, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के साथ साथ इनको जो प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स और इक्विपमेंट्स जो है 50% ऑफ द कॉस्ट के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं, और 50% सरकार द्वारा पे की जाती है सब्सिडी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इफेक्ट्स किए जा रहे हैं, ताकि कंजप्शन ऑफ द प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल बाय ग्रेजुअली स्विचिंग टू बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग तरफ, मतलब बायो पेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर जो है उनका यूज उठाने के लिए किए जाते हैं। देखिए अचीवमेंट्स एंड टारगेट प्रपोज्ड किस तरह से रखे गए। देखिए 1920 में फर्टिलाइजर की डिस्ट्रीब्यूशन का जो है एरिया अंडर प्लांट प्रोटेक्शन मेजर में एरिया को लाने का जो टारगेट है 5.58 लाख मीट्रिक 5.58 लाख हेक्टेयर, और इसमें पूरा इसको जो है इसके लिए केमिकल्स भी जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए रिटर्न में। और 2021 में जो टारगेट था ये था कि 115 जो मीट्रिक टन ऑफ केमिकल्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इसमें जो है देखिए 197.30 जो है डिस्ट्रीब्यूशन केमिकल्स जो है इसमें किए गए हैं। तो 115.00 1.15 लाख हेक्टेयर जो है लैंड का इसमें टारगेट था, और 197 जो है 0.30 मीट्रिक टन केमिकल्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए। सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम की अगर बात करें तो सॉइल टेस्टिंग जो है सर्विसेज के अंडर डाल दी है, अंडर द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। तो इसमें देखिए टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल सैंपल जो कलेक्टेड होते हैं, देखिए अगर फार्मर अपने सॉइल सैंपल टेस्ट करा देता है, उसको पता लग जाता है कि उसकी जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें कितने फर्टिलाइजर डालने हैं, उसमें कौन सी क्रॉप बहुत अच्छी हो सकती है। इससे जो है फ्यूचर क्रॉप की जो यील्डिंग है उसको इंप्रूव इनहेंस किया जाता है। तो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखने को मिलेगी लाहौल स्पीति को छोड़ के, और 4 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स भी जो है एक्सक्लूसिवली जो है वर्क कर रही है हमारी स्टेट में। और इसमें अगर आप देखें तो 11 देखिए आपको सॉइल टेस्टिंग लैब्स मिलेगी, 9 मोबाइल लैब्स मिलेगी, और 47 मिली लैब्स देखने को आपको मिलेंगी। और 1920 के डाटा इन्होंने बताया हुआ कि 1920 में 19,872 सॉइल सैंपल जो एनालाइज किए गए। इसके बाद देखिए एक स्कीम की बात की गई है, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, जीरो बस्ट नेचुरल फार्मिंग। तो जीरो बस्ट नेचुरल फार्मिंग क्यों है, क्योंकि ट्रेडिशनल सीड्स में यूज किए जाएंगे तो सीड का खर्चा खत्म हो गया। फर्टिलाइजर की जगह जो काउडंग होती है या जो ऑर्गेनिक जो मैन्योर होती है उसका यूज किया जाएगा, तो फर्टिलाइजर के ऊपर जो खर्चा होता है वो खत्म हो गया। तो इस तरह से मतलब बिल्कुल इसको मतलब जीरो बस्ट नेचुरल फार्मिंग बनाना है, तो इस स्कीम को जो हिमाचल प्रदेश में इस तरह से जो अडॉप्ट किया गया है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज को जो डिस्करेज में किया जाता है, और ऑर्गेनिक मैन्योर का जो इसमें जो यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर कंजप्शन की अगर बात करें तो 1985-86 में हिमाचल प्रदेश में जो है 23,664 टन जो है फर्टिलाइजर का जो यूज हुआ था, जो कि बढ़ गया 1920 में टू 61,778 मीट्रिक टन। और सब्सिडी जो हर एक मीट्रिक टन के ऊपर जो है सब्सिडी जो सरकार के द्वारा जो प्रोवाइड कराई जाती है। और जो वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइजर है उनको प्रमोट किया जाता है, और उनके ऊपर जो 25% तक जो सब्सिडी जो प्रोवाइड की जाती है। और 51,500 मीट्रिक टन ऑफ फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट जो 2021 में जो है रखा गया था। नेक्स्ट में बात की है एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो देखिए किसानों को जो है लोन की भी आवश्यकता पड़ती है क्रॉप्स वगैरह बीजने के लिए, अपना काम करने के लिए। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जिसमें बैंक्स के द्वारा क्रेडिट, देखिए इंटरमीडिएट जो होती हैं, जो
लोन प्रोवाइड करते हैं, वो देखिए मनमाने इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जो है लोन प्रोवाइड करते हैं और काफी ज्यादा हैरास वो फार्मर्स को करते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब यहाँ पर है कि बैंक्स के द्वारा फॉर्मल चैनल से इनको लोन प्रोवाइड किया जाए और इसको जो है एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और इसकी स्कोप रहती है टू इंक्रीज इन सेम इन पर्टिकुलर इंस्पेक्टर क्रॉप्स फॉर विच इंश्योरेंस इज अवेलेबल। तो प्रोवाइडिंग बेटर access to the institutional credits for small and marginal farmers, other bigger section to enable them to adopt modern technology and improve agricultural practices, ये जो है one of the major objectives है गवर्नमेंट का। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च हुई थी इन खरीफ इन 2016 सीजन और इसमें देखिए लॉस कवर किए जाते हैं जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, डिलेड सोइंग है, लोकलाइज्ड कैलमिटीज है और लॉसेज टू द सोइंग क्रॉप्स जो रहती है। और खरीफ 2021 मार्च जो स्कीम जो ना ऑप्शनल है फॉर बोथ लोनी एंड नॉन लोनी फार्मर्स, चाहे आपने लोन लिया चाहे नहीं लिया फिर भी आप इसमें जो है इनरोल हो सकते हैं। और अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम्स 350% ऑफ प्रीमियम कलेक्ट और percentage of claims to be sum insured exceed 35% whichever is higher and national level general companies combined under is paid by the center and state equally। और यहाँ पर बात की कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो रहती है इसमें 3,02,961 फार्मर्स को जो है कवर किया गया है खरीफ 2019 और 1920 सीजन में और बजट प्रोविजन 7 करोड़ का जो है इसके लिए रखा गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020-21 के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात आती है सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की। तो देखिए सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट किया जा रहा है और जो सीड ग्रोवर्स जो रहते हैं उनको भी जो है इसमें मोटिवेट और इनकी प्रमोशन जो की जा रही है। और हिमाचल प्रदेश स्टेट सीड सर्टिफिकेशन जो एजेंसी है वो रजिस्टर्ड करती है ग्रोवर्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर सीड प्रोडक्शन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ देयर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर मार्केटिंग अगर बात करें, अब मान ये फसल तैयार होगी तो उसकी मार्केटिंग करना जरूरी है, तो इसके लिए जो है इसके रेगुलेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में जो है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट 2005 जो इनेक्ट किया गया है, जिसमें जो है हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड को जो एस्टेब्लिश किया गया है जिसका काम जो है मार्केटिंग जो है फूड प्रोडक्ट्स करना है। टी डेवलपमेंट की अगर बात करें तो टोटल एरिया जो हिमाचल प्रदेश में जो चाय कल्टीवेशन के अंदर जो हमें देखने को मिलता है 2314.71 हेक्टेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें प्रोडक्शन लेवल जो 10.02 लाख केजीज जो हमें देखने को मिलती है। 1920 में जो टी प्रोडक्शन थी हिमाचल प्रदेश में 10.02 लाख केजीज। देखिए आगे इसमें बताया गया कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जो है टी की कल्टीवेशन की फील्ड में जो है 50% इनपुट सब्सिडी जो करवाई जा रही है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो 2 सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्कीम जो इम्प्लीमेंट हो रही है स्टेट में, ये है इसमें एक रहेगी सॉइल कंजर्वेशन वर्क, दूसरी है वाटर कंजर्वेशन डेवलपमेंट। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने जो है प्रिपेयर किया प्लान टू हार्वेस्ट रेन वाटर, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारी जो स्टेट इसमें चली हुई है जिसमें टैंक्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, पॉन्ड चेक डैम वगैरह बनाए जाते हैं और स्टोरेज स्ट्रक्चर किए जाते हैं। शायद दिस जो लो लिफ्टिंग जो वाटर डिवाइसेस हैं और एफशेड इरिगेशन सिस्टम है जैसे स्प्रिंकलर वगैरह को पॉपुलराइज किया जा रहा है। उसका देखिए मुख्यमंत्री नटान पॉली हाउस योजना, तो देखिए इसमें पॉली हाउस की प्रमोशन की जाती है। तो इसमें फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा मुख्यमंत्री नटान पॉली हाउस योजना जो है स्टार्ट की गई है, जिसमें 100 हेक्टेयर ऑफ एरिया और 5000 पॉली हाउस जो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। तो टारगेट है इसमें कि 100 हेक्टेयर एरिया को कवर करना है और 5000 पॉली हाउस जो बनाने हैं। और ये जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट होगी 2 फेजेज में। फर्स्ट फेज जो इंप्लीमेंट होगा इसका 2020-21 से 2022-23, जिसमें 2522 पॉली हाउसेज जो बनाए जाएंगे, जिसके लिए 78.57 करोड़ रखा गया और 85% असिस्टेंस जो है या सब्सिडी जो है गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो 2 फेजेज में आप देखना मुख्यमंत्री नटान पॉली हाउस योजना जो है चलेगी, जिसमें जो है दोनों फेजेज में जो 100 हेक्टेयर एरिया और 5000 जो आपका पॉली हाउस इसमें बनाए जाएंगे। 2021, 2022, 2023 में जो है इसमें टारगेट रखा गया है कि 2522 जो है पॉली हाउस बनाए जाएंगे और 85% इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसको रफ्तार भी बोलते हैं, ये इनिशिएटिव 2007 में ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम होती है इस तरह छत की स्कीम, इसके अंदर और स्कीम जो आपकी जो है इसके अंदर वर्क करेंगी, तो ऐसी स्कीम अम्ब्रेला स्कीम बोल देते हैं। इसमें जो है इंश्योर की जाती है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर, और इसमें प्रोजेक्ट वर्थ 27.02 करोड़ जो है अप्रूव्ड है फॉर ईयर 2021। मेन ऑब्जेक्टिव जो स्कीम का रहता है इसमें देखिए स्ट्रेंथन किया जाएगा फार्मर्स के एफर्ट्स को थ्रू क्रिएशन ऑफ रिक्वायर्ड प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे इंक्रीज हो सके एक्सेस टू क्वालिटी इनपुट्स, स्टोरेज, मार्केट फैसिलिटी एटसेट्रा और इनेबल फार्मर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है और ऑटोनॉमी जो है स्टेट को प्रोवाइड की जाएगी इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर लाइफ साइकिल स्कीम टू प्रमोट वैल्यू चेन एडिशन लिंक्ड प्रोडक्शन मॉडल्स that will help farmers increase their income, mitigate risk of farmers with focus on additional income generation इसमें की जाएगी, जिसमें मशरूम हो गया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कल्टीवेशन, बी कीपिंग, एरोमेटिक प्लांट्स और कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद to attend national priorities through several sub schemes, empower youth through skill development, innovation, agri innovative based agri business models that to agriculture। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम रहती है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी। तो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी NMAET, National Mission on Agriculture Extension Technology has been launched to make the extension system farmer driven और farmer arrangements and technology dissemination। नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी जो है ये डिवाइडेड होती है इन 3 सब स्कीम्स।
तो 3 जो स्कीम्स सब स्कीम्स रहती है आपकी, नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, NMEAT। तो इसमें रहेंगे सेम सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फिर SMSP सबमिशन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग डिटेल, और SMAM सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, और इसके लिए जो 33.49 करोड़ 2020 में रखा गया था। नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसमें देखिए ये फॉर्मेट की गई थी, सो एज टू इनहेंस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी स्पेशली इन रेनफेड एरियाज। 3 मेन कंपोनेंट्स के RED, रेनफॉल एरिया डेवलपमेंट, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो 3 मेन कंपोनेंट्स रखे हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और 6.70 में रखा गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो एम्स करता है इनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस। और नेशनल फूड सिक्योरिटी देखिए मेन जो एम जो रहता है ना नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का, इसमें प्रोडक्शन ऑफ जो है राइस, व्हीट और पल्सेस इसमें की जाएगी। राइस, व्हीट और पल्सेस की प्रोडक्शन भी इसमें इंक्रीज किया जाता है, इसका मेन एम रहता है। और इसको जो है लॉन्च किया गया था स्टेट फ्रॉम 2012 विद 2 मेजर कंपोनेंट्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन राइस एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन व्हीट। और एम जाता है मिशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट थ्रू एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, रिस्टोरिंग सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड एनहांस फार्म मैकेनाइजेशन इनक्रीमेंट टारगेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसके लिए 15 करोड़ जो BC में रखे थे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ये एक माइक्रो इरिगेशन स्कीम है, हर खेत को पानी इसमें रहता है। इसमें जो इरिगेशन सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड इसमें जो है कि जाती है। मेजर ऑब्जेक्टिव जो रहता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इरिगेशन एट द फील्ड लेवल, एक्सपेंड कल्टीवेबल लैंड एंड द एश्योर्ड इरिगेशन, इंप्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, और वाटर एफिशिएंसी को भी इसमें इंप्रूव किया जाता है टू रिस्टोर वाटर, इनहैंस अडॉप्शन ऑफ प्रिसिजन इरिगेशन एंड अदर वेस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज। उसके बाद एफिशिएंट इरिगेशन थ्रू माइक्रो इरिगेशन स्कीम, तो एफिशिएंट इरिगेशन थ्रू माइक्रो इरिगेशन स्कीम ये जो 154 करोड़ के साथ जो है 4 इयर्स के लिए 15-16 टू 18-19 लॉन्च की गई थी। इसमें 85 जो हेक्टेयर एरिया को जो ब्रॉड किया गया अंडर द ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम बेनिफिटिंग फॉर फार्मर्स, और 80% की इसमें जो सब्सिडी आपको जो प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना रहती है उत्तम चारा उत्पादन योजना। अब देखिए पशु अगर चारा अच्छा खाएंगे, अच्छा उनको घास मिलेगा, तो उनकी जो मिल्क क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती है और मिल्क क्वांटिटी भी इंप्रूव होती है। तो देखिए फोडर प्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसके लिए फोडर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, उनको चारा इंक्रीज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई स्कीम उत्तम चारा उत्पादन योजना। और इसमें देखिए टारगेट रखा गया कि 42,000 हेक्टेयर को जो है फोडर प्रोडक्शन के अंदर जो है लेके आना है, उसकी डेवलपमेंट करनी है। तो क्वालिटी सीड जो रहते हैं फोडर ग्रासेस के, अब देखिए फोडर के अंदर जो चारा जो रहता है पशुओं का, उसमें ग्रासेस फोडर ग्रासेस होंगे। कटिंग एंड सीडिंग ऑफ इंप्रूव्ड फोडर वेराइटीज रहेंगी, ये जो है सब्सिडाइज को फार्म को प्रोवाइड की जाती है। और चाफ कटर जो रहते हैं उसके ऊपर जो है सब्सिडी SC ST OBPL फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है। फिर एक स्कीम रहती है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। तो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में देखिए मंकी और वाइल्ड एनिमल्स जो है काफी बड़ा खतरा जो है, और क्रॉप लॉस जो है बहुत ज्यादा एनुअली जो है करते हैं। तो मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में जो है सब्सिडी 80% की प्रोवाइड की जाती है। और इसमें फेंसिंग जो है सोलर पावर्ड फेंसिंग जो है लगाई जाती है जमीन के चारों ओर। और इसमें अबाउट 2000 हेक्टेयर जो है कल्टिवेटेड लैंड को जो फेंस किया जाएगा, प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड स्टे एनिमल्स एंड मंकीज इन एज अंडर द स्कीम। अब मुख्यमंत्री किसान एवं खेती और मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, to provide insurance cover to the farmer and agricultural laborers in the event of sustaining injury or death due to operation of farm machinery। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है मुख्यमंत्री किसान एवं खेती और मजदूर जीवन सुरक्षा योजना स्कीम लॉन्च की गई थी। तो डेथ के केस में इसमें 3 लाख दिया जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी में इसमें जो है 1 लाख दिया जाता है, और पार्शियल डिसेबिलिटी में इसमें जो है 1 लाख से 40,000 तक जो है इसमें जो है दिया जो है जाता है। उसके बाद अगर लिफ्ट इरिगेशन बोरवेल स्कीम की बात करें, तो बहुत से पार्ट्स हमारे स्टेट के ऐसे हैं जहाँ पर इरिगेशन के लिए जो लिफ्ट इरिगेशन पर्पज किया जाता है। तो इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए फार्मर इंसेंटिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने 50% सब्सिडी के लिए रखी हुई है लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स और इंस्टॉलेशन बोरवेल्स के लिए, इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए। एक और जो स्कीम आती है सोर्स सिंचाई योजना। देखिए जितनी भी स्कीम्स है ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है इरिगेशन के फील्ड में कौन कौन सी स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड कौन सी है, उसमें आपने उत्तम चारा उत्पादन योजना जो रहती है अभी हम जो डिस्कस की वो आपने जो है डिस्कस करनी है। क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है, उसमें आपने जो है मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना की बात करनी है। किसानों को इंश्योरेंस से रिलेटेड जो बात की जाती है मुख्यमंत्री किसान एवं खेती मजदूर जीवन सुरक्षा योजना की बात करनी है। तो सारी की सारी स्कीम आपने पेन डाउन करनी है, इनका आपको जो है मीन्स एज वेल एज प्री में जो है दोनों जगह जो है फायदा देखने को मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है न्यू स्कीम सोर्स सिंचाई योजना लॉन्च की गई विद द व्यू टू प्रोवाइड एश्योर्ड इरिगेशन टू क्रॉप्स, एनहांस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, वेयर इलेक्ट्रिक सिटी एक्सेसिबिलिटी इन रिमोट एरिया जो है कॉस्टली रहती है एज कम्पेयर टू सोलर पी पंप्स। इस स्कीम में जो 85% जो है सब्सिडी जो प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ solar pumping machinery and 5,850 एग्रीकल्चर सोलर पंपिंग सेट्स इसके तहत जो प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट स्कीम रहती है जल से कृषि को बल योजना। तो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है न्यू स्कीम जल से कृषि को बिल। अंडर दिस स्कीम जो चेक डैम्स और पॉन्ड जो इसमें कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, और टोटल आउटले जो इसका 250 करोड़ है फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। और इस स्कीम में जो 100% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट द्वारा बॉन्ड किया जाता है ताकि वाटर सेविंग स्कीम को प्रोत्साहित किया जा सके। कृषि कोष की अगर बात करें तो देखिए फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो भी कराते हैं सोर्स मोबिलाइजेशन और फेस प्रॉब्लम क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑन देयर ओन। और ये रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स एंड फिशरमैन। इनको जो है बेसिक इनपुट्स चाहिए होते हैं ड्यूरिंग सोइंग, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग मशीन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, storage godams and pack house etc. For which long term capital is required. Considering this factor, state government द्वारा जो introduce की new scheme is कृषि cost supporting seed money, interest subvention and credit guarantee come to the farmers. Scheme जो benefit करेगी 75,000 to 9,000 farmers by 2022। कृषि संपदा योजना, देखिए कृषि संपदा योजना में जनरली जो है हींग और सैफरन को जो है कवर किया जा रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हींग और सैफरन जो है कृषि से संपदा योजना में जो कवर किए जाएंगे। और 2021 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो देखिए एक न्यू वैरायटी ऑफ हींग जिसको हम एसएफओटीडा भी बोला जाता है। आपसे सिंपल ये पूछा जाएगा कि एसएफओटीडा किसको बोला जाता है या किसकी वैरायटी है, तो ये जो है हींग की हमें देखने को मिलती है। तो न्यू वैरायटी ऑफ हींग, हींग का साइंटिफिक नेम है एसएफओ, ये इसका साइंटिफिक नेम आता है। ये आइडेंटिफाइड हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी आईएचबीटी पालमपुर, जो कि ग्रोन हो सकते हैं हाइड्रोजन ऑफ लाहौल स्पीति, किन्नौर एंड चंबा। सिमिलरली सम पार्ट ऑफ स्टेट जो है और क्लाइमेट कंडीशन रहती है वो सेफ्रन कल्टीवेशन काफी ज्यादा जो है फेवरेबल है। कीपिंग इन व्यू इंपॉर्टेंस और फेवरेबल जो कल्टीवेशन जो रहती है इनकी, तो इसके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्कीम को जो लॉन्च किया हुआ है कृषि से संपदा योजना, और 5 करोड़ इसमें रखे गए थे 2020 में। कृषि उत्पादन संरक्षण योजना एंटी स्कीम, तो देखिए हेल से जो है फसलों को बचाने के लिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बचाने के लिए जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी। कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, कृषि उत्पादन संरक्षण एंटी नेट स्कीम, और इसके तहत जो 80% सब्सिडी एंटी नेट को सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में आपको बताया, अब जो अपर लिमिट जो है लैंड की नहीं रखी गई है, और इसमें जो है 6,000 तक की सब्सिडी जो है इसमें, सॉरी 6,000 का जो डायरेक्ट कैश बेनिफिट जो है फार्मर्स अकाउंट में प्रोवाइड किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में 9,26,830 फार्मर जो है स्कीम के द्वारा बेनिफिटेड है अप टू दिसंबर 2021, और 1,169 करोड़ रुपए जो है इसमें हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर किए गए। नेशनल बैम्बू मिशन, तो देखिए रिस्ट्रक्चर नेशनल बैम्बू मिशन जो अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स बाय 25 अप्रैल 2018, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को जो है पीएम के द्वारा जो चेड जो है इसको जो है किया जाता है। इसके तहत जो है क्वालिटी रॉ मटेरियल, देखिए बैम्बू का देखिए काफी ज्यादा यूज जो इंडस्ट्री में हम देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, तो इसको जो है प्रमोट किया जाता है। इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के जो है रहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रहती है। और नेशनल बैम्बू मिशन के तहत जो 4 करोड़ बजट 2021 में जो रखा गया था। हॉर्टिकल्चर को जो हम जो है आगामी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।